नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। खालिस्तान को हवा देने वाले देशों को भारत ने फिर किया आगाह। और आप देख रहे हैं कि जो हमारे राजदूत हैं और जहां वो आप लोग देखते हैं वहां आप देखते हैं कि जिस तरह से हमले बढ़ रहे हैं उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। और खालिस्तान आंदोलन की बात करें तो खालिस्तान आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन है जो पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान खालसा की भूमि नामक एक जातीय धार्मिक संप्रभु राज्य की स्थापना करके सिखों के लिए एक मातृभूमि बनाने की मांग कर रहा है। और खालिस्तान की प्रस्तावित सेवाएं विभिन्न समूहों के बीच अलग अलग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग संपूर्ण भारतीय राज्य पंजाब का सुझाव देते हैं, जबकि बड़े दावों में पाकिस्तानी पंजाब, उत्तर भारत के अन्य हिस्से भी इसमें शामिल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद एक अलग सिख राज्य की मांग हुई थी और 1940 में आप देखिए कि इसका पहली बार आह्वान भी हुआ था। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, फिर आप देखते हैं कि जब देश की को आज़ादी मिली 1947 में, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग होता है, धर्म के आधार पर देश बनता है, तो इनके भी अपने सपने देखने लगते हैं कि हम भी तो अलग हो सकते हैं, धर्म के आधार पर अपना देश बना सकते हैं। तो ये भी उस तरह से बातें करने लगे। फिर भिंडरावाले का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना होगा, इंदिरा गांधी के समय चलाया जाता है, उसमें भिंडरावाले को मार गिराया दिया जाता है। फिर आप देखते हैं कि हमारे देश में इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं की सिख बॉडीगार्ड कर देते हैं। फिर क्या होते हैं, सिख विरोधी दंगे होते हैं और हजारों सिखों को मार दिया जाता है। तो उसी समय की पूरी आप देखते हैं ये चली है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अतिवादियों व आतंकियों को जगह ना दें अन्य देश, ये हमारा देश कह रहा है। मैं ही राकापा का अध्यक्ष हूं, अजीत गुट के दावों में सच्चाई नहीं, शरद पवार कह रहे। ये आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हुआ है उसी को लेकर आप देखते हैं कि बात हो रही है और चल रहा है, सब ड्रामा चल रहा है राजनीतिक। अगर महाराष्ट्र को आप लोग देखना तो चाहें तो देखिए, ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि इसकी सीमा आप देखिए गुजरात हो गई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और आप देखते हैं कि इस पार्टी की, एनसीपी की पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी 1999 में। और जिस तरह से आप देखते हैं कि शिवसेना के साथ हुआ है ना, वैसा ही इन्हीं के साथ हो रहा है। और ये मामला आप देखते हैं कि चुनाव आयोग में भी पहुंच चुका है, भारतीय निर्वाचन आयोग में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, सीधी पेशाब मामले की पीड़ित के पैर धोकर सीएम शिवराज ने मांगी माफी। अभी आपने देखा होगा कि ये मध्य प्रदेश में एक घटना हुई है और फिर आप देखते हैं कि खूब राजनीति हुई है। और फिर आप देखेंगे शिवराज सिंह उनके घर जा पहुंचे, क्योंकि इसी साल चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। इसी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सचिन पायलट की चुनावी भूमिका क्या करेंगे खड़गे और राहुल, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2023 के लास्ट में ही राजस्थान में भी चुनाव है। और राजस्थान में चुनाव है, यहाँ आप लोग देखते हैं कांग्रेस में 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं, एक तो सचिन पायलट का, एक आप देखते हैं कि अशोक गहलोत का। जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ वन भूमि पर कब्जे का दावा सिर्फ आदिवासी समुदाय तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिसूचित वन भूमि पर कब्जे और निवास का दावा सिर्फ आदिवासी समुदाय या मान्यता प्राप्त वनवासी समुदाय अथवा पिछड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति से है जिसका दावा वैध है। कोर्ट ने अपने ही 37 साल पुराने वनवासी सेवा आश्रम मामले में आप देखिए दिए गए फैसले को स्पष्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। लाजपत नगर बम विस्फोट मामले में 4 दोषियों को मरते दम तक कैद की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हुई देरी के आधार पर दोषियों को नहीं सुनाया मृत्युदंड। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की जल्द सुनवाई की जरूरत की बात भी की है। ये 27 साल पुराना मामला है। ये आप देखेंगे दिल्ली के व्यस्ततम लाजपत नगर में 21 मई 1996 को बम
धमाका हुआ था, इसमें 13 लोग मारे गए थे, अन्य 38 घायल हुए थे। वहीं की बात हो रही है। तय हुई तारीख 14 को चांद के लिए उड़ान भरेगा चंद्रयान-2, इसरो ने आप देखते हैं कहा है। और इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखते हैं कि ये किससे जाएगा, ये यान को अपने रॉकेट LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जुड़ा था। ठीक है। जंजीबार में शुरू होगा भारत के बाहर IIT का पहला कैंपस। आप ही की देश है ना जंजीबार, वहीं की बात हो रही है। मणिपुर में स्कूल के बाहर महिला की गोली मारकर हत्या की गई। ये हिंसाग्रस्त मणिपुर की बात हो रही है, जो जातीय हिंसा फैली हुई थी मणिपुर में। एक बार चलिए आप लोग मणिपुर चलिए। देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड और आप देखेंगे कि किससे लगती है, असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। इसे आप देखेंगे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, राज्य के रूप में 1972 में बनाया गया था। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल में हिंसा के डर से भागे 57 परिवारों की वापसी कराएं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि जज ने जरूरत पड़ने पर सुरक्षा प्रदान करने की भी कहा है। ये आप देखते हैं कि जब भी यहाँ चुनाव होता है, यहाँ आप देखते हैं कि डर का माहौल जरूर बनता है। वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। एक बार चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह है पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं और 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। CRPF के IG ने अपनी सांसें दे बचाई महिला की जान। ये आप देखिए यात्रा करते समय रेल पथरी में बिगड़ गई थी महिला श्रद्धालु की हालत, नहीं ले पा रही थी सांस, दुर्गम। ये आप देखते हैं कि बालटाल मार्ग पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के प्रबंध जांचने निकले थे IG अजहर। तो ये अच्छी बात है, आप देखेंगे अच्छा काम करते हैं। और मुझे लगता है कोई अगर ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है ना, तो वो आप देखते हैं हमारे सैनिक ही है। चाहे आप देखिए उस पर बात कर लीजिए, बॉर्डर पर खड़े होकर देख लीजिए। ये आप देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। विशेषज्ञों को हटाने का कदम दिल्ली के शासन को कर देगा बाधित, केजरीवाल कह रहे हैं, आप देखेंगे। और अभी आप देखते हैं कि दिल्ली में जो नियुक्तियों को, तबादलों को लेकर आप देखते हैं इन्हें दिल्ली सरकार को मिला था, निर्णय मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसी पर आप देखते हैं कि अध्यादेश ले आई केंद्र सरकार और इनकी शक्तियां फिर से छीन ली गई। शक्तियां छीन ली गई यानी कि आप देखिए अध्यादेश की बात करें तो अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। DME किनारे NH9 पर बने बस स्टैंड से खतरे में जिंदगी। यूपी गेट से सराय काले खां तक के दर्जन भर स्टैंड पर मानकों के विपरीत बने स्लॉप। पूरे स्टैंड के सामने स्लॉप बनाने से यात्रियों के फिसलने का भी खतरा रहता है, तो उसी की आप देखिए। कॉलेजियम ने 7 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के नामों की सिफारिश की है। बॉम्बे, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, केरल हाईकोर्ट में होगी नियुक्ति। और आप देखिए कॉलेजियम के जरिए आप देखते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, तो उसी की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि न्यायाधीश तय कहते हैं, फिर आप देखते हैं सरकार को नाम सुझाते हैं। इस पर विवाद भी चलता है, सरकार कहती है हमें भी शामिल करिए इसमें। भारत फ्रांस ने की रणनीतिक रिश्तों की समीक्षा। PM मोदी की फ्रांस यात्रा के एजेंडे पर दोनों देशों की NSA में वार्ता। और फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में भारत का बड़ा साझेदार होने की बात हो रही है। निवेश के लिए भारत से अच्छा स्थान नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूंजी निवेश के लिए भारत से अच्छा स्थान कोई और देश नहीं हो सकता है। मुस्लिम विश्व लीग के शीर्ष अधिकारी अगले सप्ताह करेंगे भारत का दौरा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ दिल्ली में करेंगे बैठक। भारत यात्रा के दौरान वे शुक्रवार को नमाज के लिए जाएंगे जामा मस्जिद, देख लीजिए। कॉलेजों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए UGC ने क्या कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है। शीर्ष अदालत ने भेदभाव को बताया बेहद गंभीर मुद्दा और UGC को जवाब देने के लिए
दिया 4 हफ्ते का समय। और ये आप देखिए, ये एक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है ना, यूजीसी, उसी की बात कर रहा हूँ। और आप खुद सोच के देख लीजिए, हमारा देश आज़ाद हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, फिर भी आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है। और यूजीसी की स्थापना के बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, मुझे लगता है। इसकी स्थापना आप देखिए 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह होंगे एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। और आप देखते हैं कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। 3.5 करोड़ मनरेगा मजदूरों को एपीबीएस से नहीं जोड़ा गया है। ये आप देखते हैं आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के प्रति राज्यों का रुख उदासीन है, इसके लिए अब केंद्र को अगस्त तक बढ़ानी बड़ी समय सीमा। मनरेगा आप लोग सुने हैं, उसी की बात हो रही है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसी को लेकर बात हो रही है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम की प्रति जोड़ना था उससे। और देखिए, पहले से आप लोग नरेगा के नाम से जानते थे। किसके? नरेगा। 2006 में आप देखते हैं लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और आप देखते हैं कि क्या रहता है ना, इसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है। गांव की तरफ आप लोग देखते होंगे मनरेगा कार्ड बनता है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय किससे? राजनीति से जुड़ी हुई है। चलिए देखते रहा करिए हमारे नेताओं का। आजकल आप देख रहे हैं कि इस पर उसका, इसका उस पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। ज़्यादा आप लोग देखते हैं, परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में नेताओं के ऊपर ज़्यादा भरोसा अब करना बड़ा मुश्किल है। उनकी भाषाएं आप लोग देखिए, किस तरह से आप देखते हैं कि भाषाएं बोलते हैं। और उनका आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए, उनका भरोसा ऐसे नहीं किया जा सकता है कि कब किस पार्टी से आप देखते हैं मिल जाए। वो अंत तक कहते रहते हैं हम जान दे देंगे, उससे समझौता नहीं करेंगे, बाद में आप देखते हैं कि सब कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामले में आप देखिए, हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील की है। कहा है शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे के लिए खिलाफ याचिका को जल्द सूचीबद्ध करें। सर्वोच्च अदालत ने 6 जुलाई तक स्थगित किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। आप देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि ज्ञानवापी मामले में, ज्ञानवापी मस्जिद जो बनारस में आप लोग देखते हैं कि हिंदू मंदिर को तोड़कर, सिर्फ भगवान मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है, उसी को लेकर विवाद चलता है। केरल में भारी वर्षा की बारिश थी, बीमार को लाद कर ले गए अस्पताल। देखिए, हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं। मतगणना के 10 दिन बाद तक बंगाल में आप देखते हैं रहेगी केंद्रीय बलों की तैनाती। हाईकोर्ट कह रहा है चुनाव होना है ना, तो उसी के बाद। एक क्या था, अधिसूचित वन भूमि का मामला क्या था ये आप देखिए। इस मामला में याचिकाकर्ता हरिप्रकाश शुक्ला का कहना था कि वह उस अधिसूचित वन भूमि के भूमिदार हैं और जमीन उनके कब्जे में है। 1992 में उस समय के जमींदार ने उनके हक में जमीन का स्थायी पट्टा किया था। वह इस जमीन पर खेती करते हैं और सरकार ने वन अधिनियम में जो जमीन संरक्षित व अधिसूचित की है उसमें उनकी जमीन भी आती है। याचिकाकर्ता ने वनवासी सेवा आश्रम जजमेंट को आधार मानकर फॉरेस्ट सेटलमेंट अधिकारी के समक्ष जमीन पर दावा दाखिल किया। और आप देखें कि सेटलमेंट अधिकारी ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई 1385 फसली से पहले से भूमि पर कब्जे के प्रमाण को देखते हुए उनका दावा स्वीकार कर लिया है। सरकार ने आदेश के खिलाफ अपील के लेकर एडीजे ने अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने आदेश लागू करने की अर्जी दी जिसे एडीजी ने स्वीकार कर लिया। वन विभाग ने पुनर्विचार याचिका डाली, लेकिन वो भी खारिज हो गई। सब कुछ खारिज होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट ने 4 फरवरी 2013 में आप देखते हैं कि कोर्ट को रिट याचिका स्वीकार कर ली, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट आया था। और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत द्वारा साक्ष्य के आधार पर तय किए गए मामले को हाईकोर्ट को बिरले केस में पलटना चाहिए। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं सब। ये चंद्रयान 3 जा रहा है, इसमें 3 मॉड्यूल होंगे। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल होंगे, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रो पोलेरोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ यानी सेफ पेलोड होगा, या चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। लैंडर में चांद की सतह पर वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड होंगे। साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी
नासा का भी एक पेलोड जाएगा। रोवर में 2 पेलोड होंगे जो लैंडिंग साइट के पास का अध्ययन करेंगे। और प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की सतह से आप देखिए 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा ये, तो ये भी याद रखिएगा। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान कैमरा, लैपटॉप और टैब ले जाना हुआ प्रतिबंधित, देखिए याद रखिए। राजीव हत्या की दोषी पति को रिहा कराने पहुंची आप देखिए कोर्ट। ये आप लोग देखते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री थी ना राजीव गांधी, उन्हीं की हत्या कर दी गई थी। बैंकॉक में तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन में सीएम योगी और मोहन भागवत आप देखते हैं होंगे शामिल। चलिए, मानहानि मामले में गहलोत को 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने की बात हो रही है। एक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि का मतलब होता है कि आप देखिए किसी की छवि को आप लोग नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ बयान देते हैं और उससे लगता है कि हमारी छवि नुकसान हो रही है किसी भी तरह से, तो वो आप पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। ये महिलाओं की आड़ में पुरुषों के पंचायत चलाने पर नहीं किया विचार, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समस्या पर सहमति बनाना हमारा काम नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय के समक्ष समस्या रखने को कहा गया है, ये भी आप देखेंगे। इंदौर से जन भागीदारी सीखें लंदन के डिप्टी मेयर बोले, लोग हाथ मिला लें तो हम कुछ भी हासिल करना संभव है। सड़कों को चौड़ा करने की बजाय हमें सड़कों पर कारों की संख्या कम करने की जरूरत है, ये सब आप देखें। हाईवे निर्माण में रखें वन्य जीवों की सुरक्षा का ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी आज रखेंगे रायपुर विशाखापत्तनम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की आधारशिला, और हाईवे के दोनों ओर लगाई जाएंगी बांस की मजबूत बाड़, ये हमारे गडकरी साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। असम में 8 आदिवासी संगठनों के 1185 सदस्यों ने सौंपे आप देखते हैं कि हथियार। अब आप देखिए बहुत सारे लोग जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं हुए थे, आप देखते हैं सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए थे, वो सब आप देखते हैं कि जुड़ रहे हैं। असम की बात करें तो आप देखें ये असम है, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और अब देखते हैं कि देशों में भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। दूरदर्शी सोच से जल संकट दूर करने संघ ग्रामीणों की आय भी बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की रोपा पंचायत में युवा प्रधान अनु ठाकुर की प्रेरक पहल। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, आपके कहते हैं हम कि हमेशा कि आपका अगर सरपंच चाहे ना तो यकीन मानिए आप लोग कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं कहता हूँ 95 से 98% समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन सरपंच अपना भर ले, अपना पेट तब तो उसे मौका मिले किसी का। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिए। प्रीलिम्स में, मॉक परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं, एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। और जो अन्य न्यूज़पेपरों के आर्टिकल है ना, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। भारत को सशक्त बनाती अमेरिकी साझेदारी। तो आप देखिए तेजी से बदल रहा दुनिया में अमेरिका के साथ साथ भारत के संबंध बहुत प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। किसके? अमेरिका के साथ। अफसोस इसी बात का है कि द्विपक्षीय संबंधों में आज जो गर्मजोशी आ रही है वह बहुत पहले ही आ जाती तो शायद भारत के विकास की गाथा ही अलग होता। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारतीय विदेश नीति के एकमात्र निर्धारक एवं नियंता थे। आजादी के पहले से ही उनका वैचारिक झुकाव सोवियत रूस की ओर रहा है। योजनाबद्ध विकास के लिए रूसी मॉडल का पंचवर्षीय योजना प्रारूप उपयोगी तो था, लेकिन सीमित पूंजी और सीमित विदेशी सहायता के चलते इसका लाभ आर्थिक कम, वैचारिक अधिक था। साम्यवादी या समाजवादी विचारों के अतिशय प्रभाव का परिणाम यह हुआ कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को प्रेशर दिया जो यूनियन बाजी और घाटे के शिकार होकर बोझ बनते गए, जबकि विश्व युद्ध के बाद जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे बर्बाद हुए देश अमेरिका और यूरोप के पूंजीगत सहयोग से अपने पुनर्निर्माण में लग गए थे। और आर्थिक प्रगति के लिए तब हमें भी अमेरिका वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन हम वैचारिक भ्रम के शिकार बने रहे। और उस समय अपनाए गए विकास मॉडल के अनुसार सोवियत रूस और जापान ने हमें बड़े कारखाने बनवाने में तकनीकी एवं सीमित पूंजीगत सहयोग तो दिया, लेकिन हमने पूंजी के बड़े स्रोत जो हमारे अपने उद्यमी भी हो सकते थे, उन्हें आर्थिक गतिविधियों में
अपेक्षित भागीदारी नहीं दी और न उन्हें अपने स्तर पर निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, उल्टे उन पर कोटा परमिट राज थोप दिया। नतीजा भारत की सुस्त आर्थिक वृद्धि के रूप में निकलता रहा। और असल में आप देखिए, चीन से मित्रता ही की नेहरू की रोमांटिक ललक बहुत आश्चर्यजनक थी। वह एशिया फॉर एशियंस के अनावश्यक से नारी के तले चीन से मिलकर एक नई गुटबंदी की परिकल्पना कर रहे थे। अमेरिका धैर्य से नेहरू की इन वैश्विक कलाबाजियों को देख रहा था। तुलनात्मक आर्थिक पड़ताल करें तो पाएंगे कि 1962 में जब चीनी आक्रमण हुआ तब चीन को की जीडीपी 47 अरब डॉलर थी, जापान की 60 और भारत की 44 अरब डॉलर थी। यानी तीनों देशों में कोई विशेष अंतर नहीं था। फिर 1970 के बाद भारत का पीछे छूटना साफ दिखने लगा और उस दौर में चीन की जीडीपी 92 अरब डॉलर, जापान की 212 अरब डॉलर और जर्मनी की 215 अरब डॉलर। उनकी तुलना में भारत की जीडीपी आप देखेंगे तो 60 अरब डॉलर के स्तर पर अटकी थी। यदि 1 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करें तो जापान 1978 में, जर्मनी 1986 में, चीन 1998 में, भारत 2007 में इस मुकाम पर पहुंचा। तो यहां अंतर आप लोग देख सकते हैं। जबकि 1980 से लेकर 1990 तक भारत और चीन की जीडीपी लगभग समान थी और फिर चीन ने साम्यवादी फरेब से मुक्ति पाकर अमेरिका और यूरोपीय सहयोग से पूंजीवाद को अपनाया। परिणाम स्वरूप 2014 में जब हम 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाने का जश्न मना रहे थे तब चीन को 10 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर चुका था। यह सफलता उसे अमेरिकी यूरोपीय पूंजी के निवेश और वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन जाने के कारण मिली है। इसका सबक यही है कि साम्यवादी समाजवादी विचारों ने भारत को जो आर्थिक सामाजिक क्षति पहुंचाई है वह हमारा बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं कर पाता। इस दौरान भारतीय क्षेत्रीयता, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से बीमार होकर पस्त ही पड़ा रहा। और फिर भारत ने, आप देखते हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी का आगमन होता है और चीज़ें बदलने लगती हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्तों को नया आयाम दिया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक रूप से सफल अमेरिका यात्रा राष्ट्रपति केनेडी काल में हुई नेहरू की उच्च स्तरीय किंतु असफल अमेरिकी यात्रा की भरपाई करने जैसी रही है। इस यात्रा के दौरान आप देखिए निवेश के लिए वह विश्वास कायम किया गया और जिसकी एक दौर में भारी कमी महसूस हुई। अन्यथा भारत तो अमेरिका औद्योगिक पूंजी निवेश का चीन से भी बेहतर विकल्प बन सकता था। इतिहास की भूल सुधारते हुए हमें अब सहज निवेश का ऐसा परिवेश सर्जित करना है जिसमें आप देखिए संकीर्ण सोच वाली राज्य सरकारें बाधा न बन सकें और याद रहे कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इन हितों के लिए आप देखिए यदि संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता भी पड़े तो क्या किया जाना चाहिए। यह ना भूला जाए कि विदेशी निवेश की बदौलत ही आज चीन 17 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना हुआ है और हम अभी 4 ट्रिलियन डॉलर की पड़ाव को पार करने की प्रतीक्षा में है। अच्छी बात है कि अमेरिका भी भारत की आवश्यकताओं अपेक्षाओं को समझ रहा है। इसलिए मोदी की यात्रा के दौरान भारत में निवेश के अतिरिक्त अमेरिका ने रक्षा एवं तकनीकी हस्तांतरण के समझौते भी किए हैं, जैसे GE 414 इंजनों के निर्माण की राह आसान होने की अगली पीढ़ी की लड़ाकू विमानों के विकास में बड़ी मदद मिलेगी। इससे हमारी वायु सेना की क्षमताएं बढ़ेगी। यही इंजन अमेरिकी सेना की F-18 लड़ाकू विमानों में उपयोग किया जाता है। आर्थिक परिदृश्य से इतर सामाजिक मोर्चे की बात करें तो पश्चिम एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमेरिकी हितों में समानता दृष्टि गोचर हो रही है। लेकिन आप देखते हैं हमारी बड़ी चिंता उत्तरी हिमालयी सीमाएं हैं। इस लिहाज से चीन को एक हाथ की दूरी पर रोकना और पाकिस्तान समस्या का स्थायी समाधान भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें हिमालयी क्षेत्र में अमेरिका के सक्रिय सहयोग से भारतीय सीमाओं के लिए एक संयुक्त रक्षा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था चीन पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति को निरर्थक बना देगी और भारत अमेरिका के करीब आने से एक बड़ी रणनीतिक आर्थिक साझेदारी आकार ले रही है और पश्चिम एशिया से लेकर आप देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र तक दोनों देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है। मोदी के नेतृत्व में बढ़ रही दोनों देशों की निकटता से वामपंथियों और भारत विरोधी शक्तियों को भले ही परेशानी महसूस हो रही हो, लेकिन अतीत की हिचक तोड़कर हमारे साझा आर्थिक रणनीतिक हितों की दिशा में यह एक ऐसे सशक्त अभियान का प्रारंभ है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं। इनका नाम है कैप्टन R विक्रम सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। पूर्वोत्तर के ईसाईकरण का दुष्परिणाम मणिपुर सुलग रहा है तो इसलिए भी क्योंकि जनजातियों की भी सक्रिय देश विरोधी ताकतें षड्यंत्र रच रही हैं। हम लोग कई बार आप देखते हैं कि इस पर बात कर चुके हैं, देखना हो तो देख लीजिएगा। आप लोग जो आप देख रहे हैं मणिपुर में सार्थक जीवन, अगर हम केवल स्वयं को ही देखते रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे और केवल बाहर को देखते रहेंगे तो टूट जाएंगे। मकान की नींव देखें, बिना मंजिलें बना लेना खतरनाक है।
पर अगर नींव मजबूत है तो फिर मंजिलें नहीं बनाती तो आक्रमणता है। और आप लोगों से कहता हूँ ना, ये पढ़ते रहिए, अच्छा कॉलम है कि एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए कहता हूँ, तो मैं यही तो कहता हूँ कि अगर आप देखिए आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने अपना बेस मजबूत कर लिया, तो आप फिर उसके बाद कौन सी किताबें पढ़िए, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आपकी नींव मजबूत हो जाएगी ना आपका। ठीक है। ये खालिस्तानियों को जो संरक्षण की बात हो रही, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में जो सक्रिय हैं, जो आप देखते हैं हमले कर रहे हैं, उसी को लेकर बातें। भूजल का दोहन, भूजल का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। शहर की चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। वर्तमान समय में दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में बसती है और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक शहरों में दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का निवास होगा। 8 लाखों लोग सघन शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। इस आबादी की दर में वृद्धि के साथ शहर जलवायु परिवर्तन, आपदाओं, पर्यावरणीय क्षरण, संसाधनों की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो रहा है। चलिए आप देखते हैं कि हो रहा है। अब समय आ गया है कि शहर के प्रशासक नागरिक मिलकर सही प्रकार के सतत समावेश और न्याय संगत विकास को बढ़ावा देने और विकास के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में शहरीकरण की क्षमता का उपयोग करने के लिए कार्रवाई करें। इसके लिए भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत अहमदाबाद में होने जा रहे छठा शहरी U20 सम्मेलन दुनिया को एकजुट होने और शहर के प्रमुखों के लिए शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का एक अनूठा अवसर है। U20 पहल ब्यूनस आयर्स और पेरिस में दिसंबर 2017 में प्रारंभ हुई थी। तब से ब्यूनस आयर्स और पेरिस 2018, टोक्यो 2019, रियाद 2020, मिलान और एवं रोम 2021, जकार्ता, वेस्ट जावा 2022 की अध्यक्षता में U20 के 5 आयोजन हो चुके हैं। प्रत्येक U20 आयोजन G20 देशों के मेयर एवं सिटी शेरपा के प्रतिनिधि वाले प्रतिभागी शहरों तथा अन्य समीक्षक शहरों को साथ लाता है। यह छठा U20 आयोजन शहरों में वांछित बदलाव के लिहाज से एक रोडमैप तैयार करने का काम करेगा। इसके लिए शासन के सभी स्तरों पर नीति और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने की कोशिश की जाएगी। इस बाबत शहरों की आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण प्रभाव, बढ़ता घनत्व और फैलाव, विविधता और सामाजिक एकजुटता, तकनीकी प्रगति और डिजिटल विभाजन एवं शहरी क्षेत्रों से जुड़े कई अन्य विरोधाभासों के बीच सही संतुलन बनाने पर भी विचार किया जाएगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु, मानव बस्तियां और स्वास्थ्य की चुनौतियां भी शहरी मुद्दे हैं। कुल मिलाकर इस छठी U20 आयोजन का लक्ष्य शहर स्तरीय कार्यों के लिए 6 महत्वपूर्ण प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर कार्य करना है। इसमें पर्यावरण रूप से उत्तरदायी व्यवहारों को प्रोत्साहन करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु वित्त में तेजी लाना, स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, शहरी शासन एवं योजना ढांचे को फिर से तैयार करना और डिजिटल शहरी भविष्य को उत्प्रेरित करना शामिल है। शहरी स्तर पर आप देखिए कार्रवाई दुनिया के लिए स्थायी सकारात्मक परिणाम ला सकती है, जो विश्व और हमारे साझा भविष्य के अंतर संबंध को रेखांकित करती है। चलिए ये भी आप लोग देख सकते हैं, छोटे छोटे कॉलम है। संक्रमण या जैविक युद्ध का षड्यंत्र है कोरोना। वर्तमान दशक के आरंभ से ही लगभग समूचा विश्व कोरोना वायरस से त्रस्त रहा है। कोरोना वायरस जनित संक्रमण से बचाव के लिए विश्व में बेशक टीकों को विकसित कर लिया गया है, इसे काफी हद तक नियंत्रित भी कर लिया गया है, परंतु यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि इस वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई है। कुछ हालिया रिपोर्ट में चीन द्वारा इस वायरस को जैविक युद्ध के हथियार के तौर पर विकसित किए जाने की आशंका भी जताई गई। ऐसे में पूर्व तमाम आशंकाओं को एक बार फिर से बल मिल रहा है और आप देखेंगे कि एक तरह से कि चाइना ने बनाया हुआ है, ऐसा आप देखते हैं कि उठी थी आवाजें, पश्चिमी देशों के निशाने पर है। आप देखते हैं चाइना, तो वही सब बोले इस संपन्नता की निशानी खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। आदिवासियों में किसकी होगी गहरी फैट, ये झारखंड में वो बात हो रही है। शरद पवार का पूर्ण सत्य, जो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में चल रही है राजनीतिक ड्रामा। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को लगाने में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचा और विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले 20 देशों की सूची में देश 6वें स्थान पर है हमारा देश। 2022 में 1008 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं लगाने की घोषणा हुई थी। एसी केबिन में बैठकर ट्रक चलाएंगे ड्राइवर, देख लीजिए केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया है। सस्ता हो सकता है सिनेमा घरों में मिलने वाला खाने पीने का सामान। मंगलवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में टैक्स घटाने के बारे में लिया जा सकता है निर्णय। 1% तक महंगे हुए टोयोटा के वाहन। ये आप देखते हैं कि 31,000 कितना 301.70 लाख करोड़ पहुंचा कंपनियों का मार्केट कैप। अदानी ग्रीन एनर्जी 12,300 करोड़ रुपए जुटाएगी। जून में आप देखिए वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़ी, फाड़ा कह रहा है। ये वाहन डीलर संघों का महासंघ है ना, उसी। ये आप देखिए अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत स्थिति में है और 4.5% तक रह सकता है राजकोषीय घाटा।
अब आप लोगों से कहता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ा करिएगा, इकोनॉमी की भी पढ़ा करिएगा। राजकोषीय राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा, ये आप देखते हैं कि राजकोषीय घाटा होने का कहने का मतलब क्या होता है? राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है एक तरह से। तो ये आप लोग याद रखिए। इनसे भी कई बार आप देखते हैं क्वेश्चंस पूछ लेता है। आप लोगों को यहाँ कुछ मुझे लगता है बता देना चाहिए। ये आप देखिए राजस्व प्राप्तियां सरकार द्वारा वसूल किए गए सभी प्रकार के शुल्क, निवेश पर प्राप्त आय और लाभांश होते हैं। इसे सरकार की चालू आय भी कहते हैं, और जिससे ना तो देनदारी उत्पन्न होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। इन प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व में विभक्त किया जाता है। और आप देखते हैं फिर एक पूंजी प्राप्तियां, और पूंजी प्राप्तियां वो राशि होती हैं जिसे गैर ऑपरेटिंग स्रोत से हासिल किया जाता है। इसके तहत बाजार से लिए गए ऋण, रिजर्व बैंक और अन्य संस्थान से लिए गए उधार राशि, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां से प्राप्त राशि और स्वयं के ऋणों की वसूली एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि भी शामिल होती है। राजस्व व्यय वह सरकारी खर्च है जिससे सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व ब्याज के भुगतान समेत रख रखाव और मरम्मत जैसे रूटीन कार्यों पर खर्च करती है, और इसमें प्रशासनिक व्यय भी शामिल होता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए इसमें किराए के भुगतान, कर और अन्य स्थापना संबंधी व्यय जैसे ऊपरी खर्चे भी शामिल होते हैं। पूंजी व्यय ऐसा खर्च होता है जिसका लाभ एक वर्ष में ही ना मिलकर भविष्य में कई सालों तक आप देखते हैं मिलता रहता है, और इसके तहत उन सभी खर्चों को शामिल किया जाता है जो किसी स्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। यानी पूंजी व्यय कर स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। इसके तहत आप देखिए भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी तथा अन्य भौतिक अवसंरचनाओं के विकास पर व्यय किया जाता है। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजस्व घाटा आप लोग कहते हैं। सरकार, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिणाम राजस्व घाटा होता है। बजट घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ऋणों और आप देखिए अग्रिमों तथा अन्य गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वसूली के बीच का अंतर होता है। और सरल शब्दों में इसे भी कहें तो जब सरकार का कुल खर्च कुल आमदनी से ज़्यादा होता है तो उसे बजट घाटा कहते हैं। और राजकोषीय घाटा, ये आप देखिए सरकार की कुल व्यय, पूंजी व्यय और राजस्व व्यय, और सरकार की कुल आय, राजस्व प्राप्तियां और ऋणों और अग्रिमों समेत पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसे भी सरल शब्दों में समझे तो राजकोषीय घाटा सरकार की खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है। जिस सरकार का राजकोषीय घाटा अधिक होता है वह अपने साधनों से ज़्यादा खर्च करती है। इसकी गणना जीडीपी के आधार पर की जाती है। चलिए तो ये आप लोग याद रखिएगा। 162 रुपये किलो तक आप देखते हैं पहुंची टमाटर की कीमत। वित्त मंत्री का निर्देश एनपीए से नजर नहीं हटे। एनपीए यानी कि जो मुसीबत में फंसे कर्ज है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आप लोग देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन फिर पहुंचा रूस, और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दी जानकारी। रूसी मीडिया ने भी पुष्टि की है। ये आप देखते हैं अभी इसने क्या कर दिया था, विद्रोह करने पर उतारू हो गया था रूस के खिलाफ। ये आप देखिए यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध भी चल रहा है। ये रूस है, यूक्रेन है, ये प्यारा हमारा भारत है, तो वहीं की बातें हो रही हैं। थ्रेड्स का दिखा क्रेज, और 7 घंटे में 1 करोड़ साइन अप। एलन मस्क की ट्विटर के लिए चुनौती खड़ी करेगा मेटा का नया ऐप। थ्रेड्स की लॉन्चिंग के साथ आप देखिए 11 साल बाद जुकरबर्ग ने किया ट्वीट। इस तरह ट्वीट से अलग है थ्रेड्स में अधिकतम 500 कैरेक्टर की पोस्ट की सीमा होगी। ट्विटर में बिना वेरिफिकेशन की यह सीमा 280 कैरेक्टर की है। ट्विटर में सब्सक्राइबर करने पर यह सीमा 2500 तक हो जाती है। थ्रेड्स का पर बिना वेरिफिकेशन वाले यूजर भी 5 मिनट की वीडियो पोस्ट कर सकेंगे। ट्विटर पर ब्लू वेज के बिना यह सीमा 2 मिनट की है। अभी थ्रेड्स पर ट्विटर की तरह ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हैशटैग, कीबोर्ड का सर्च विकल्प नहीं आया है। थ्रेड्स में आप देखते हैं कि थ्रेड्स में डायरेक्ट मैसेज का विकल्प भी नहीं है। इसका डेस्कटॉप वर्जन नहीं होने से भी परेशानी आएगी। अभी देखते हैं आगे कुछ सुधार होगा इसमें। तहब्बुर राना की भारत प्रत्यार्पण के विरुद्ध याचिका मंजूर ना करें कोर्ट। 2008 में मुंबई आतंकी हमले में वांछित है राना। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों को जिंदा दफनाने वाले पूर्व प्रेमी को उम्र कैद। भारत को लोकतंत्र व मानवाधिकारों पर सीख नहीं दे सकता अमेरिका।
शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने कहा है। ये आप देखेंगे। ये दक्षिण अफ्रीका में गैस रिसाव से 3 बच्चों समेत आप देखते हैं कि 17 की मौत हुई है। जोहान्सबर्ग में पूर्व बोक्सबर्ग जिले में आप देखिए एंजेलो बस्ती में हुआ ये हादसा। अस्पताल में ये आप लोग देखेंगे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। स्टार वार्स से प्रेरित होगा हो ब्रिटिश महारानी को मारना चाहता था सिख, थोड़ा ये भी आप लोग याद रखें। रासायनिक हथियारों के अंतिम जखीरे को नष्ट कर रहा है अमेरिका, अच्छी बात है। इमरान खान के विरुद्ध सेना मुख्यालय पर हमले समेत 6 मामले। ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री है ना इमरान खान, उन्हीं के बुरे स्थिति चल रहे बुरे दिन। भारतीय व्यापारी ने मुझे प्रधानमंत्री बनाने का किया था खास प्रयास, पेचंड कह रहे हैं। ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं ना, नेपाल के प्रधानमंत्री देखिए हैं आप देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा इसकी लगती है। तो ये भी आप लोगों को, ये आप देखें खेल का क्षेत्र है और इसमें भी आप देखते हैं क्रिकेट हमारे देश में ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऑफ स्टैम्प से बाहर जाती गेंदों पर जूझते दिखे विराट कोहली। ये चेपक पर मिला जुला रहा भारत का रिकॉर्ड आप देखेंगे। ये आप लोगों को 1916 में यह स्टेडियम बनकर तैयार हुआ था, जिसे 1934 में भारत इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट मैच की पहली मेजबानी की थी। 1987 में इस स्टेडियम में आप देखिए पहली बार वनडे मैच खेला गया था। यह मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। आयरन ने जीते 4 स्वर्ण। हैदराबाद में संपन्न राष्ट्रीय तैराकी स्पर्धा 2023 में गुजरात के तैराक आरवन नेहरा ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात को आप देखते हैं कि 63 साल बाद तैराकी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। सिंधु लक्ष्य दूसरे दौर में पहुंचे। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु लक्ष्य सेन ने अपने मुकाबले जीतकर कनाडा ओपन में के प्री क्वार्टर फाइनल में आप देखिए प्रवेश कर लिया है। तमीम ने लिया संन्यास। बांग्लादेश के वनडे कप्तान इनकी बात हो रही है। मानिका ने ओलंपिक पदक विजेता आई चिंग को हवाया। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी है ना मानिका, उन्हीं की बात हो रही है। मार्स के शतक से ऑस्ट्रेलिया को संकट उबारा, ये भी आप देखेंगे। ब्राडी ने चौथे वरीय रूड को बनाकर ओलंपिक का शिकार। याद है भारतोलक जेरेमी के लिए पेरिस ओलंपिक के दरवाजे बंद हैं। ट्रायल में भाग नहीं लेने पर वर्ल्ड के लिए टीम में नहीं चुना गया है। चलिए ये भी आप देखेंगे, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये भी आप लोग देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा, दिलचस्पी हुआ करे तो। जब गवाही हिंदी में दी तो अदालती रिकॉर्ड अंग्रेजी में क्यों होगा दर्ज। रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पलटा आदेश, हिंदी में ही बयान दर्ज करने का ये आप देखिए निर्देश दिया है। और बड़ी हिंदी पर आप देखते बहस होती रहती है। हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। और आप देखेंगे एक कावड़ यात्रा आप देख रहे हैं हो रही है, तो आप लोग ये भी देखेंगे, इन्हें भी पढ़ लिया करिए। यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। भारत में पहली बार ल्यूमियर बंधुओं ने किया था फिल्म का प्रदर्शन। 1896 में आज ही भारत में पहली बार फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। फ्रांस के ल्यूमियर बंधुओं ने मुंबई के वाटसन होटल में 6 फिल्में प्रदर्शित की थी। इस दौरान 1 रुपये की टिकट पर फिल्में दिखाई गई थी। यहीं से भारत में सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। सबसे कम उम्र के विंबलडन चैंपियन बने जर्मन की बोरिस बेकर। जर्मनी की महान टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर ने 1985 में आज ही विंबलडन की तारीख किताब अपने नाम किया था। तब उनकी उम्र आप देखिए 17 साल 288 दिन थी और वह सबसे कम उम्र के विंबलडन चैंपियन बने थे। वह कुल 3 बार विंबलडन विजेता रहे हैं। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक भी उनके नाम है। कहानी, कविता व निबंध लेखन में पारंपरिक थी पंडित चंद्रधर शर्मा। प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में आज ही जयपुर में हुआ था। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला समेत कुछ अन्य भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। कहानी, कविता और निबंध सहित अब देखिए साहित्य की कई विधाओं में पारंपरिक भी थे। उनकी कहानी उसने कहा था कि गणना हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ रचना में होती है और उन्होंने ज्योतिष, इतिहास और भाषा विज्ञान पर भी लेखन किया था। देवकुल, संगीत, सुकुमार जीवन उनकी प्रमुख रचनाएं थी। 12 सितंबर 1922 में उनकी डेथ हो गई थी। स्मार्ट वॉच का डाटा बताएगा पार्किंसंस का जोखिम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिर्फ 1 सप्ताह के डाटा से 7 साल पहले रोग का मिलेगा संकेत। देखिए नई तकनीक। सोयाबीन तेल के अधिक उपयोग से बीमार होने का खतरा, यह अनुसंधान कह रहा है। सैन फर्मिल फेस्टिवल, ये आप देखिए स्पेन के पेम्पलोना शहर में गुरुवार को प्रसिद्ध सैन फर्मिल फेस्टिवल 2023 की भव्य शुरुआत हुई। टाउन हॉल स्क्वायर में आयोजन के दौरान म्यूजिक बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके पहले आतिशबाजी हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो रहे और उल्लास में डूबे दिखे। यह वार्षिक उत्सव 6 जुलाई से शुरू हुआ था और 14 जुलाई तक आप देखिए चलता रहा। इसका सबसे चर्चित और प्रमुख आयोजन लंबी सकरी गलियों से होता बड़े से बुलरिंग तक बैलों की दौड़ होता है, जिसमें आप देखिए लोग भी भाग लेते हैं।
यह 7 जुलाई से आरंभ होता है, लेकिन 9 दिवसीय उत्सव के दौरान खान पान, गीत संगीत, नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में आप देखिए लोग पहुंचते हैं। इंटरनेट पर छाया पाक की थप्पड़ कबड्डी का वीडियो। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म हुई और कवर हो गई। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, मुझे सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये अपलोड होने में कुछ परेशानी होती है, इसलिए लेट हो जाता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज़रूर आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी क्लास अपलोड होती है आपकी, आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा।